हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में गुरुत्व त्वरण पर विचार किया था और उसके मान में परिवर्तन को हम लोगों ने देखा था। तो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था बच्चों कि गुरुत्व त्वरण के मान में किस किस प्रकार से परिवर्तन आता है ना, जिस पर हम लोगों ने 3 फैक्ट पर हम लोगों ने है ना चर्चा किया था बच्चों। जिस पर पहला नंबर में था कि गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन उसके है ना ऊंचाई के कारण, मतलब ऊंचाई बढ़ता है, पृथ्वी की सतह से यदि ऊंचाई बढ़ता है तो गुरुत्व त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आता है। फिर पृथ्वी के हम लोग नीचे जाते हैं अर्थात गहराई में जाते हैं तो गुरुत्व त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आता है। उसी प्रकार पृथ्वी के आकृति के कारण जो है गुरुत्व त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आता है। तो इस सब चीज़ों पर मैंने विचार किया था। तो चौथा फैक्ट जो है बच्चों, जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन किस प्रकार आता है, उसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं बच्चों। तो आप लोग जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखें बच्चों और उसे समझने का प्रयास करें, है ना, कि किस प्रकार जो है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण किसी वस्तु के गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों एक फिगर को ड्रॉ करेंगे और उस फिगर को आप लोगों को हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक बच्चों एक पृथ्वी का रचना करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक मेरा अर्थ है ना, और ये इसका घूर्णन अक्ष। पृथ्वी जो है आप जानते हैं कि इस प्रकार घूम रही है, ओमेगा कोणीय वेग से बच्चों पृथ्वी घूमती है और ये इसका जो है भूमध्य रेखा है ना। तो पृथ्वी आप लोग अच्छे से जानते हैं बच्चों कि हमेशा घूमती है। तो मान लेते हैं कि यदि कोई वस्तु यहाँ पर रखा गया है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यदि कोई वस्तु रखा गया है, पृथ्वी के एक घूर्णन पूर्ण होने पर वस्तु जो होता है बच्चों के अपने ही स्थान पर क्या करता है, एक वृत्त को पूर्ण करता है। कुछ इस प्रकार एक वृत्त पूर्ण करता है। इस प्रकार जो है एक वृत्त वो क्या करता है बच्चों, पूरा करता है। आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं कि इस पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r है ना, पृथ्वी की त्रिज्या r। इसी प्रकार मान लेते हैं कि इसी पृथ्वी पर एक थीटा अक्षांश पर एक p एक कोई बिंदु है। थीटा अक्षांश पर p एक कोई बिंदु है। थीटा अक्षांश इस प्रकार होता है बच्चों, केंद्र के साथ जो है बनाया गया कोण होता है। केंद्र पर है ना वो भूमध्य रेखा के साथ जो कोण बनाते हैं उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। इसी अक्षांश पर हम लोग कल्पना करते हैं कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा गया। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा बच्चों कि यदि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करेगी तो ये वस्तु अपने ही स्थान पर आकर के एक वृत्त को पूर्ण करेगा। कुछ इस प्रकार एक वृत्त को वो क्या करता है, पूरा करता है ना। इसी प्रकार जो है एक वृत्त को वो पूरा करता है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। यदि इसको हम लोग केंद्र मान लें और इस बिंदु को C मान लें, सेंटर मान लें, है ना, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी PC। मतलब जो ये जो वस्तु अपने ही स्थान पर रह करके पृथ्वी के साथ चक्कर लगा करके एक वृत्त को पूर्ण करती है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, PC है ना। ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। तो अब यहाँ पर एक बात और है कि जब वस्तु यहाँ पर स्थित है तो वस्तु का भार जो होगा पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है, आप लोग जानते हैं। तो उसकी भार की दिशा ये हो जाएगी बच्चों, इसको हम लिख देते हैं यहाँ mg होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आपको कुछ लिखते हैं बच्चों, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग नोट्स टाइप का कुछ बना सकते हैं। देखिए माना r त्रिज्या है ना, माना r त्रिज्या का पृथ्वी, r त्रिज्या का पृथ्वी कोणीय वेग है ना, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है ना, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। पुनः माना m द्रव्यमान का, पुनः माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है ना थीटा अक्षांश पर स्थित है। m द्रव्यमान का कोई वस्तु थीटा अक्षांश पर स्थित है ना, थीटा अक्षांश पर स्थित है ना, जो पृथ्वी के साथ है ना, जो पृथ्वी के साथ घूम रही है ना, जो पृथ्वी के साथ घूम रही है। पृथ्वी के एक चक्कर में है ना, पृथ्वी के एक चक्कर में वस्तु एक वृत्त क्या करता है, पूरा करता है ना, वस्तु एक वृत्त पूरा करता है।
है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है, एक वृत्त पूरा करता है जिसकी त्रिज्या PC है। आप लोग चित्र में देखें बच्चों, जिसकी त्रिज्या PC है। अब देखिए वस्तु का वेग, है ना, वस्तु का वेग, है ना, वस्तु का वेग जो पृथ्वी के साथ जो वस्तु घूम रही है बच्चों, उसका वेग कितना है, v है, जिसकी दिशा किधर होता है, इसी वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश उसकी त्रिज्या होती है। मान लेते हैं कि इसका वेग हो, क्योंकि कोई वस्तु यदि वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस वस्तु का वेग किधर होता है, उस वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा के दिशा में होती है उसका वेग। तो इसी प्रकार यहाँ पर यदि कोई वस्तु रखा गया है तो इस वस्तु का वेग क्या होगा, जो ये वृत्त कंप्लीट कर रही है ठीक उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश उसका वेग होगा। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु का वेग v है, जिसकी दिशा, है ना, जिसकी दिशा है ना वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है बच्चों। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे बच्चों कि इसका हम लोग सबसे पहले वेग को कैलकुलेट करते हैं ना, कि वस्तु जिस वेग से घूम रही है उस वेग का मान क्या होता है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग एक चीज़ संबंध जानते होंगे बच्चों कि रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध जो होता है उसी संबंध का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध क्या होता है बच्चों, v = r × ओमेगा होता है ना, जहाँ r जो होता है जिस पथ पर वस्तु घूमती है उस पथ की त्रिज्या होती है r, नहीं, तो हम लोग उसी संबंध का प्रयोग करेंगे। तो v ये वस्तु किस वृत्तीय पथ पर घूम रही है, तो इस वृत्तीय पथ पर घूम रही है जिसकी त्रिज्या कितनी है, PC है। तो यहाँ पर हम लोग त्रिज्या का प्रयोग करेंगे PC। और कोणीय वेग कितना होगा, इस वस्तु का घूमने का जो कोणीय वेग होगा वो ठीक पृथ्वी के घूमने का कोणीय वेग के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पर हम लोग ओमेगा का प्रयोग करेंगे। इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए यदि ये कोण मेरा थीटा है बच्चों, तो ये एक जो त्रिभुज आपको नज़र आ रहा होगा कि OPC, उसमें ये कोण भी मेरा कितना हो जाएगा, थीटा होगा, है ना। तो अब इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज OPC में किसका प्रयोग कर रहे हैं, कॉस थीटा का प्रयोग कर रहे हैं। तो कॉस थीटा बराबर आप लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, इसमें आधार तो PC हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा मेरा PO, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या मेरा हो गया PC, मतलब आधार मेरा हो गया PC और कर्ण हो जाएगा मेरा PO। तो डेट सिंप्लाइज, तो PC = कितना हो जाएगा, PO कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, PO कॉस थीटा। और देखिए PO क्या है, अब यहाँ पर देखिए PO मेरा क्या, ये तो पृथ्वी की त्रिज्या ही है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पृथ्वी की त्रिज्या ही है। तो यहाँ पर PO का मान जो हम लोग क्या रखेंगे, R, है ना, R रख देंगे। डेट सिंप्लाइज PC = मेरा क्या हो जाएगा, R कॉस थीटा, है ना। अब इस PC का मान को हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे PC का मान, देखिए PC का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, PC का मान समीकरण 1 में, PC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो v = मेरा कितना निकल जाएगा, v = निकल गया PC का मान यहाँ पे रखेंगे। तो PC का मान हो गया R cos थीटा और इंटू ओमेगा। तो इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे बच्चों। तो v = कितना हो गया, R ओमेगा और ये हो गया cos थीटा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे, है ना। तो थोड़ा सा फिगर पे हम लोग और ध्यान देते हैं बच्चों। देखिए जब भी कोई वस्तु आप लोग जानते हैं वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसे घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो यहाँ पर भी वस्तु जो है पृथ्वी के साथ जो है एक वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, अर्थात इसको घूमने के लिए भी हमको एक अभिकेंद्रीय बल चाहिए, है ना। तो ये वस्तु को अभिकेंद्रीय बल, है ना, मिलता है कहीं से, लेकिन ये वस्तु अभिकेंद्रीय बल का अनुभव ना करके ये अपकेंद्रीय बल का अनुभव करता है, जिसकी दिशा जो होती है ठीक पृथ्वी के सतह के बाहर की ओर होती है, ये, है ना, जिसका व्यंजक आप लोग जानते हैं क्या होता है कि mv²/r, जहाँ r क्या उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो यहाँ पर जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितना हो जाएगा, ठीक है, PC हो जाएगा। तो ये मेरा अपकेंद्रीय बल है जो कि ये वस्तु अनुभव कर रहा है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि पृथ्वी को या उस वस्तु को, देखिए वस्तु को, है ना, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर, है ना, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है,
है ना, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अर्थात वस्तु के द्वारा, यहाँ लिखेंगे अर्थात वस्तु के द्वारा अनुभव किया गया, अर्थात वस्तु के द्वारा अनुभव किया गया अपकेंद्रीय बल कितना हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल, जिसका नाम हम लोग क्या देंगे? FC देंगे। FC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mv²/pc हो जाएगा। तो PC का मान हम लोग ऊपर के समीकरण से कैलकुलेट कर चुके हैं। PC इज इक्वल टू R cos थीटा होता है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे और V का मान को भी यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? देखिए डेट सिंप्लाइज FC इज इक्वल टू मिलेगा M, और V का वैल्यू जो यहाँ से निकला है R ओमेगा cos थीटा, उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो मिलेगा R ओमेगा, ये हो गया cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा? PC। तो PC का मान क्या है मेरा? देखिए R, और ये हो गया cos थीटा। तो यहाँ से देखिए एक R और एक R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा भी एक कैंसिल हो जाएगा। तो FC का वैल्यू कितना निकल गया? तो FC का वैल्यू निकल जाएगा मेरा M, है ना, एक R इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक R मेरा बचेगा। ओमेगा का होल स्क्वायर है बच्चों, तो ओमेगा स्क्वायर होगा, और एक cos थीटा के साथ cos थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वर्ग है, तो एक cos थीटा मेरा यहाँ पर बचेगा। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर बच्चों 3 मान लेंगे। नहीं अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको भार के बस से मैं बताया बच्चों कि वस्तु का जो भार जो होगा वो ऊर्ध्वाधर केंद्र की ओर काम करता है। नहीं, तो हम लोग चलिए भार के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए वस्तु का जो भार होगा, है ना, देखिए वस्तु का भार, है ना, वस्तु का भार mg, है ना, देखिए किधर काम करता है? केंद्र की ओर, है ना, वस्तु का भार केंद्र की ओर कार्य करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है बच्चों। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए कुल मिलाकर के हम कहें तो उस वस्तु पर 2 प्रकार का बल काम कर रहा है। तो वस्तु पर 2 तरह का बल काम करता है। देखिए वस्तु पर 2 तरह का बल काम करता है ना, वस्तु पर 2 तरह का बल काम करता है ना, 2 तरह का बल काम करता है। कौन कौन बल काम करता है बच्चों? तो पहला नंबर में होगा वस्तु का भार, एक नंबर में होगा वस्तु का भार mg, है ना, जिसकी दिशा किधर होगी? जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। नहीं, जिसकी दिशा केंद्र के अनुदिश होती है, केंद्र के अनुदिश होती है, जिसकी दिशा केंद्र के अनुदिश होती है। तो ये चीज़ आप लोग को पता चल गया। दूसरा नंबर में क्या होगा कि वस्तु पर अपकेंद्रीय बल, है ना, वस्तु पर अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है बच्चों? उसका व्यंजक आप लोग यहाँ पे 3 नंबर में देख रहे हैं। अपकेंद्रीय बल क्या होगा? mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, जिसका दिशा कितना होता है? किधर होती है? देखिए जिसकी दिशा पृथ्वी की सतह से बाहर की ओर होती है, जिसकी दिशा पृथ्वी के सतह से बाहर की ओर होती है ना, बाहर की ओर होती है। तो ये बातें आप लोगों को पता चल गया बच्चों कि उस वस्तु पर 2 तरह का बल काम करता है। तो अब देखिए दोनों बल का परिणामी बल हम लोगों को ज्ञात करना है बच्चों। तो पुनः एक बार फिगर को आप लोग देखें बच्चों, है ना। देखिए एक हो गया अपकेंद्रीय बल की दिशा इधर है, वस्तु का भार इधर है, तो इस दोनों बल का परिणामी बल हमको ज्ञात करना है। तो परिणामी बल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज, है ना, का नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर देता हूँ। इस प्रकार होगा, है ना, ये बिंदु। अब इसका जो परिणामी है बच्चों वो ये परिणामी है, मतलब दोनों बल का परिणामी मेरा ये चीज़ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर परिणामी पर जो परिणामी है बच्चों, इस बिंदु के कारण जो उत्पन्न हो रहा है परिणामी बल, तो अभी इसका मान जो होता है इस बिंदु पर स्थित गुरुत्व त्वरण के मान पर निर्भर करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों, है ना, कि इस बिंदु पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना है? g डैश है ना। तो अब बताइए परिणामी बल कितना हो जाएगा? परिणामी बल उसका क्या होगा बच्चों? तो जब तक वो केंद्र पर काम कर रहा था तब तक उसका भार तो mg हो गया, है ना। केंद्र के अनुदिश उसका गुरुत्व त्वरण का मान कितना था? g था। तो अब लेकिन जैसे ही पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण वो mv² बल का अनुभव किया, जिसके वजह से उसका क्या हो गया? गुरुत्व त्वरण का मान में कुछ परिवर्तन आ गया, तो जिसका मान मैंने क्या लिख दिया? g डैश हो गया। अर्थात यहाँ पर जो होगा, जो बल होगा बच्चों, है ना, वो बल क्या हो जाएगा? mg डैश होगा। तो तत्काल के लिए हम यहाँ पर इस बल को हम लोग fc डैश है ना, f डैश मान लेते हैं, है ना, fc नॉट, है ना, fc नहीं है, f डैश मान लेते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए दोनों बलों का परिणामी बल, नहीं दोनों बलों का, देखिए दोनों बलों का परिणामी बल, दोनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करने के लिए, दोनों बलों का परिणामी बल ज्ञात करने के लिए समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज के परिणामी समीकरण, समांतर चतुर्भुज के परिणामी समीकरण का उपयोग करते हैं, है ना, परिणामी समीकरण का उपयोग करेंगे, समांतर चतुर्भुज के परिणामी समीकरण का उपयोग करते हैं, समझें। तो आप लोगों को तो वो समीकरण मालूम ही होगा बच्चों कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण कुछ इस प्रकार होता है, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। r इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस होता है 2ab और ये हो गया कॉस थीटा। जहाँ ये कॉस थीटा जो होता है ना बच्चों, वो a और b के बीच का कोण है ना, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण है। तो यहाँ पर जो हमको कोण लेना पड़ेगा बच्चों, तो कोण के बारे में अभी बात करते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि दोनों बलों के बीच का कोण कितना है ना, ये हो गया आपका जो अपकेंद्रीय बल है तथा इस वस्तु का जो भार है, इस दोनों बलों के बीच का कोण, तो ये चीज़ निकल जाएगा। तो ये कोण कितना होगा, तो ये कोण आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, चूँकि ये एक सरल रेखा है और ये कोण मेरा थीटा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये चीज़ होगा मेरा, दोनों बलों के बीच का कोण 180 माइनस थीटा है। आप लोग देखें, क्योंकि ये जो है एक सरल रेखा बन रहा है बच्चों और ये कोण मेरा थीटा है, तो ये कोण जो शेष कोण जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा, अर्थात दोनों बलों के बीच का कोण 180 माइनस थीटा है। तो अब इसी जो समीकरण है, परिणामी समीकरण जो होगा, इसी में हम लोग क्या करेंगे, दोनों बलों को रखेंगे। तो परिणामी बल कितना था बच्चों मेरा, जहाँ आप देखें कि उस परिणामी बल मेरा क्या आ गया, एफ डैश हो गया। अब रूट अंडर पहला बल क्या है मेरा, आप देख रहे हैं पहला बल mg है, तो mg का स्क्वायर कर देते हैं। दूसरा बल मेरा अपकेंद्रीय बल है, जिसका व्यंजक आप लोग ऊपर के समीकरण में देख चुके हैं, है ना, ऊपर के समीकरण में देखिए, समीकरण नंबर 3 में ये परिणामी अपकेंद्रीय बल है। तो एक बल हम यहाँ पर भी रखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस होता है 2ab होता है। तो a का वैल्यू यहाँ पर mg हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया कॉस थीटा। और पुनः फिर एक कॉस थीटा आएगा, ये कॉस थीटा तो इसका वाला कॉस थीटा था, लेकिन समीकरण के अनुसार एक कॉस थीटा और होता है, तो कॉस थीटा लिखेंगे जहाँ पर दोनों बलों के बीच का कोण अंकित किया जाता है। तो ये हो गया कॉस थीटा, दोनों बलों के बीच का कोण कितना है, 180 माइनस थीटा है। अब हम लोग इसको कुछ नहीं करके इसका सॉल्यूशन हम लोगों को करना है, निकालना है। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको पहले आप अरेंज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, mg स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस देखिए स्क्वायर इसके साथ आएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये होगा r स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 हो गया, m इंटू एम कितना हो जाएगा, m स्क्वायर और एक हो जाएगा g, यहाँ से आ रहा है आपका ओमेगा स्क्वायर और देखिए यहाँ पर कॉस थीटा, और अब कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा बच्चों, है ना। क्वाड्रेंट आप लगाइएगा, ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे, चतुर्थांश के साथ जो होता है इसका परिवर्तन, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया आपका माइनस कॉस थीटा। अब देखिए डेट सिंप्लाइज एफ डैश इज इक्वल टू, अब पूरे समीकरण से आपको क्या करना है, mg स्क्वायर को कॉमन निकाल देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, mg स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर देंगे, इसके जगह में बचेगा 1 प्लस यहाँ पे देखिए m स्क्वायर टर्म है, तो ये m स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस पूरे समीकरण में g नहीं है, अर्थात मैंने जी स्क्वायर को बाहर निकाला है, तो जी स्क्वायर इसमें बटे के रूप में आ जाएगा, बाई के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में हो जाएगा आपका जी का स्क्वायर प्लस, है ना। अब इस समीकरण में देखिए तो m स्क्वायर यहाँ पर भी है जो कि मैंने कॉमन निकाल लिया है, लेकिन इसमें एक g उपस्थित है, अर्थात एक g बाहर निकल गया और एक g शेष बचेगा जो कि मेरा बटा में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर बाहर हो गया, g बाहर हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। सॉरी यहाँ पर शायद r मेरा इस समीकरण में छूट रहा है बच्चों, तो मैं यहाँ पर r दे देता हूँ, है ना, ऊपर में r है, तो यहाँ पर हो गया ओमेगा स्क्वायर r और ये हो गया कॉस, है ना। और देखिए यहाँ पर एक कॉस थीटा है ना, माइनस कॉस थीटा है, जिसके वजह से यहाँ पर, अच्छा इसको बाद में मैं मेंशन कर दूंगा,
ये हो गया कॉस थीटा और नीचे में यहाँ पर हो गया एक जी आ गया। समझ में आ गया बच्चों? कुछ इस प्रकार का समीकरण है। इसको मैं पुनः एक बार लिख करके पूरा फ्रेश रूप से इस समीकरण को लिखूंगा और यहाँ से क्या करूँगा, इस रूट अंडर के अंदर जो है mg² है तो ये mg² रूट से बाहर आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा mg, तो रूट अंडर हो गया, ये क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस ये हो गया r² ω⁴ और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और बटा g² प्लस। अब देखिए प्लस नहीं दे करके हम समीकरण में यहाँ पर माइनस देंगे। आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों माइनस दे रहे हैं, ये cos थीटा के माइनस के कारण यहाँ पर माइनस आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2ω² r और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये cos थीटा ये cos थीटा मिल करके cos स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे में हो गया बाय जी। अब यहाँ पर समीकरण में हमको कुछ बदलाव करना है बच्चों। वो बदलाव ये होता है कि पृथ्वी का कोणीय वेग जो है ना बच्चों बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि पृथ्वी यदि घूमती है तो मुझे अनुभव नहीं होता है कि पृथ्वी का आखिर कोणीय वेग है ना कितना है, अर्थात बहुत धीरे धीरे घूमती है, बहुत धीरे धीरे वो घूमती है। तो कितना होता है हम उसके बारे में अभी यहाँ पर चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए पृथ्वी का जो कोणीय वेग होता है ना बहुत कम होता है। देखिए पृथ्वी का कोणीय वेग है ना, पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ना। कितना होता है इसका मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओमेगा = होता है 7.3 × 10⁻⁵ है ना, -5 रेडियन प्रति सेकेंड। इतना कम होता है, 10⁻⁵ के कोटि का ये होता है। तो सोचिए कि वो कितना धीरे धीरे घूमती होगी जिसका आभास हम लोगों को भी नहीं हो पाता है। तो इतना कम ओमेगा का वैल्यू होता है। ऊपर से क्या है देखिए, आप इस सेकेंड वाले टर्म में देख रहे हैं ω⁴ है ना, जिसके वजह से उसका मान और कम हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है एकदम छोटा टर्म होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल टर्म होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए r² ω⁴ cos स्क्वायर थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा और बाय यहाँ पर क्या हो गया देखिए g²। नहीं, इसका मान क्या होता है बहुत ही कम होता है बच्चों, इसका मान क्या होता है बच्चों बहुत ही कम होता है ना। इसीलिए इस पद को हम लोग क्या कर सकते हैं नगण्य मानते हैं। तो ये क्या है देखिए, इतना एक छोटी राशि है, ये एक छोटी राशि है, ये एक छोटी राशि है, अतः इसे नगण्य मानते हैं। अतः इसे नगण्य मानने पर है ना, अतः इसे नगण्य मानने पर तो ये एक छोटी राशि है बच्चों, तो इसको हम लोग नगण्य मानेंगे। तो ऊपर का समीकरण क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं बच्चों। तो ऊपर का समीकरण कुछ इस प्रकार हो जाएगा बच्चों कि f' हो गया mg और ये हो जाएगा रूट अंडर, वो टर्म को हम लोग क्या करेंगे बच्चों नगण्य मान लेंगे। तो उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस बचेगा, ये हो गया 2ω² r और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और नीचे में हो गया बटा जी। ये कुछ समीकरण हमको इस प्रकार मिलेगा बच्चों। तो अब एक बार फिगर में देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी इस बात पर चर्चा कर दिया था कि ये जो इस बिंदु पर जो होगा बल का मान में परिवर्तन आता है। ये परिणामी बल मेरा F' है, ये परिवर्तन किसके कारण आता है गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन के कारण। अतः है ना परिणामी इस बिंदु पर G' का गुरुत्व त्वरण का मान G' है, अतः हम लोग F' को क्या लिख सकते हैं mg' लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि परिणामी जो बल था मेरा बच्चों, तो वो परिणामी बल मेरा क्या हो जाएगा mg' हो जाएगा। तो आप इसको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग mg' लिखें। और ये क्या हो गया mg हो गया। अब इसको हम लोग रूट अंडर से हटा करके जो है पावर के टर्म में लिखेंगे m⁻² r और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और नीचे में हो गया बटा g टू दी पावर 1/2। तो इधर से देखिए m और m कैंसिल हो गया, तो डेट सिंप्लाइज g' यहाँ पर हो गया g 1 - 2 ω² r और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और नीचे में हो गया बटा g पर पावर 1/2। अब हम लोग यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का प्रमेय का प्रयोग करेंगे ना, अर्थात द्विपद प्रमेय का प्रयोग करेंगे। द्विपद प्रमेय का उपयोग करने पर है ना, द्विपद प्रमेय का उपयोग करने पर है ना। तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग हम लोग जानते हैं बच्चों, जिसका पावर नीचे आ जाता है, हम लोग सिंपल सा लैंग्वेज में हम लोग ये जानते हैं। तो g' g हो गया 1 माइनस ये पावर नीचे आ गया तो 1/2 हो गया इंटू 2 हो गया ω² r और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और नीचे में हो गया मेरा g।
तो अब देखिए ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में हो गया G। तो ये मेरा बच्चों जो है वो परिणामी G का समीकरण यहाँ से निकल गया, है ना। अब इसका कुछ इम्प्लीकेशन है बच्चों, तो उस इम्प्लीकेशन का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उपयोग यहाँ पर करते हैं बच्चों, शर्त का, कंडीशन है कुछ यहाँ पर हम लोग लगाते हैं शर्त। तो देखिए शर्त नंबर 1 में यही आता है कि जब वस्तु, देखिए जब वस्तु ध्रुव में स्थित होता है ना, जब वस्तु ध्रुव में स्थित हो, है ना, तो ध्रुव में स्थित होता है बच्चों, तो उसमें सबसे पहली बात बताइए कि थीटा का मान कितना होगा, कोण का मान कितना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर चित्र देखना पड़ेगा बच्चों। तो आप यहाँ पर चित्र को देखें बच्चों, उसके बाद आप लोग थीटा का मान में आप लोगों को पता चलेगा कि जब वस्तु ध्रुव में स्थित होता है तो थीटा का मान कितना होता है। देखिए यहाँ पर फिगर में तो कहा गया कि ये वस्तु जब यहाँ पर स्थित होता है तो ये लाइन जो होगा बच्चों ये सीधा चले आ जाएगा और ये 36 के साथ जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए ना कि ये वस्तु अभी यहाँ पर है बच्चों, इस तरह है P बिंदु पर, और जब ध्रुव में चले जाएगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा। तो ये देखिए भूमध्य रेखा के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब वस्तु ध्रुव में स्थित होता है तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बैठाएंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के वजह से। तो जी डैश का वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग जी डैश P लिखेंगे, क्योंकि P मतलब पोल होता है, ध्रुव होता है ना। तो जब वस्तु ध्रुव पर स्थित होता है तो वहाँ पर G का वैल्यू G है। नहीं, दूसरा नंबर का कंडीशन में बच्चों कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, भूमध्य रेखा क्षेत्र में स्थित होता है। जब वस्तु भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अर्थात विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में स्थित हो, देखिए जब वस्तु भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित हो, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित हो, है ना। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग बता सकते हैं। फिगर को आप लोग देखिए एक बार, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि जब वस्तु यहाँ पर स्थित होता है तो ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, है ना, ये वाला लाइन उठ करके इधर चले आता है, इस प्रकार हो जाता है हॉरिजेंटल। और एक ये जो होगा मतलब ये लाइन भूमध्य रेखा के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, मैं दोनों आपस में समांतर हो जाते हैं रेखा। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, है ना। तो ये वैल्यू को यदि हम ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो क्या समीकरण मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे G डैश E मतलब इक्वेटर होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, है ना, उसी को हम लोग भूमध्य रेखा ये क्षेत्र कहते हैं हम लोग बच्चों। तो वहाँ पर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू को 1 रखेंगे। तो जो जनरल वैल्यू मेरा मिलेगा G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा और नीचे में बचेगा मेरा G। तो ये मेरा हो गया ध्रुवीय क्षेत्र में G का मान और ये मेरा इक्वेटर में मान। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा मान कम है, अर्थात इक्वेटर का मान, इक्वेटर पर G का मान जो होता है ओमेगा स्क्वायर आर से घटता है ना, एक ओमेगा स्क्वायर आर से मेरा घटता जाता है। अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, है ना, G का वैल्यू जो होता है ध्रुवीय क्षेत्र की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, है ना, गुरुत्व त्वरण का मान, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गुरुत्व त्वरण का मान ध्रुवीय क्षेत्र से कम होता है ना, ध्रुवीय क्षेत्र से कम होता है, भूमध्य, है ना, कम होता है। तो इसकी व्याख्या मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में पृथ्वी की आकृति के कारण जो होता है ना, G के मान में परिवर्तन पर अच्छी तरह से किया है। आप लोग वहाँ पर भी जाकर के इसको देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर व्यंजक के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया। इसमें तीसरा फैक्टर होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। देखिए यदि पृथ्वी तेज़ी से घूमने लगे, तो यदि पृथ्वी तेज़ी से घूमेगा बच्चों तो ओमेगा स्क्वायर का मान बढ़ेगा, जिसके वजह से ये जो राशि है इसका मान में वृद्धि होगा, जिसके वजह से G का मान में कमी आएगी। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से गुरुत्व त्वरण का मान घटता है ना, गुरुत्व त्वरण का मान घटता है।
तो ये बात आप लोगों को समीकरण से स्पष्ट होता है। ओमेगा स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो ये राशि में वृद्धि होगी, तो ये राशि में वृद्धि होगी तो वो जी के मान में कमी करेगा बच्चों, है ना। आप लोग इस समीकरण को और अच्छा से आप लोग लिख सकते हैं, जी डैश ई इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर जी को अंदर कर दीजिए तो जी माइनस, देखिए यहाँ पर हो गया जी ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, तो ये जी और ये जी कैंसिल हो गया। यदि ये राशि जितना बढ़ेगा, मतलब ओमेगा का मान में जितनी वृद्धि होगी वो ये राशि में उतनी वृद्धि होगी और वो जी के मान को उतना कम करेगा, अर्थात जी का वैल्यू घटेगा। अर्थात पृथ्वी की घूर्णन गति जितनी ज़्यादा बढ़ते जाए पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान उतना उतना घटते जाता है। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है बच्चों अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे कि गुरुत्व क्षेत्र क्या होता है, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, गुरुत्व विभव क्या होता है, तो इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो आज जो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया बच्चों, उसे आप लोग अपने कॉपी में एक बार कैलकुलेशन करके अच्छी तरह से देखने का प्रयास करें, है ना। उसके बाद जो है आप लोगों को ये और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज ये वीडियो इतना ही रखूँगा बच्चों, तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पुनः एक नया टॉपिक्स के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक आप लोग हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहे बच्चे, है ना। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है बच्चों तो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें बच्चों। आज इतना ही है ना। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ पुनः मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दें, है ना। आप लोग जो वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।